तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन सोसाइटी। ऑलराइट। तो थोड़ा बहुत जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिड इंजीनियरिंग, लॉ, नेट, अभी पीएचडी कर रहा हूँ। 8 साल से यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 2 बच्चे मेरे जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पर्सनली सिखाया, वो लोग आईआरएस बन चुके हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, आदित्य केदारी नाम पे मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। फेसबुक पेज भी है जो आप लाइक कर सकते हो, उसके अंदर भी काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आदित्य केदारी करंट अफेयर्स करके। ठीक है। तो ये सारे अलग अलग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आप लोग डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट आएगा तो डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि अन अकेडमी पे 1 घंटे के ज़्यादा हम बात नहीं कर पाते। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बार हमने लास्ट जो कल का सेशन था उसमें हमने क्या क्या चीज़ों को हमने पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। सारा वी स्टडीड एवरीथिंग विद रिगार्ड्स टू सोशल कंट्रोल, जहाँ पे हमने सोशल कंट्रोल देखा कि समाज में लोगों का सोशल बिहेवियर को रेगुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है। रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टेबिलिटी ज़रूरी है सोसाइटी में, लेकिन हमने ये भी देखा कि सही वक्त पे चेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखा। ठीक है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने हमने देखा कि समाज, जो सोसाइटी है हमारी, उसके अलग अलग पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है समाज में। तो उस डिफरेंट पार्ट्स के हर एक पार्ट का एक फंक्शन होता है। ठीक है। जैसे ये सारे पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके वजह से सोसाइटी सर्वाइव करती है, हमारा समाज स्टेबल रहता है। कोई भी अगर पार्ट समाज का ठीक से काम ना करे, फॉर एग्जांपल अगर हम पुलिस फोर्स को ले ले, पुलिस फोर्स अगर अपना काम ठीक से ना करे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा तो पूरा केओस हो जाएगा। अगर लोग पुलिस वालों से डरना बंद कर दे और पुलिस वालों से रिस्पेक्ट करना उनको भूल जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि लोग पुलिस को अगर नहीं मानेंगे तो सोसाइटी में बहुत क्राइम रेट बढ़ जाएगा और कंप्लीट केओस हो जाएगा। लोग जंगलियों की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो इसीलिए समाज में हर एक पार्ट जो है, हर एक इंस्टीट्यूशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, अलग पार्ट्स मतलब इंस्टीट्यूशंस, वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके वजह से सोसाइटी सर्वाइव करती है। उसके बाद हमने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखा कि जो कि कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान देते हैं, जो समाज में टेंशन है, उनका ऐसा मानना है कि समाज में जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं वो कम है, और कम रिसोर्सेज होने के कारण सारे लोग उस रिसोर्स को अचीव करने के लिए रेस में दौड़ते रहते हैं। उसके लिए उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रगल होता है, टेंशन्स होते हैं, झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, क्लासेस के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, सोशल ग्रुप्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। उसके लिए सोशल चेंज लाना बहुत जरूरी है। चेंज लाओगे तो समाज में स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का कहना है। कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव डिमांड्स चेंज एंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव डिमांड्स कंटिन्यूटी। तो दोनों थोड़े से अपोजिट है। लेकिन कोई भी अगर सोशियोलॉजिकल फेनोमेना आपको कौन सा भी पढ़ना हो, तो आपको एक ओवरऑल दोनों पर्सपेक्टिव का एनालिसिस लेके उस फेनोमेना को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि समाज में फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे समाज में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही समाज में सोशल चेंज की होने की भी ज़रूरत है। ठीक है। तो हमने देखे सोशल कंट्रोल कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होते हैं। फॉर्मल की जब मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, पुलिस हो गया, सीबीआई हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गया, जिनके कोडिफाइड और सिस्टमेटिक मेथड्स होते हैं जिस तरीके से वो आपको ये जो लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप लॉज नहीं फॉलो करोगे तो सोशल कंट्रोल किस तरह किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। इनफॉर्मल जो होता है कि वो रिलीजन होता है, आपकी कास्ट होती है, आपका फैमिली होती है, आपकी आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपका नेबरहुड होता है जहाँ पे आप रहते हो, कस्टम्स होते हैं, नौशा बिल्कुल से रिलीजन कस्टम्स, वो आपको कंट्रोल करते हैं। कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना कैसे खाना है, कौन से त्यौहार में कैसे बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है कि व्हेन यू आर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं सोशल कंट्रोल की। अगर आप समाज के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, कस्टम्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशन के हिसाब से अगर बिहेव करते हो, तो आपको वही समाज रिस्पेक्ट देगा, वही समाज आपको रिवॉर्ड्स देगा। वो रिवॉर्ड्स आइदर मटेरियलिस्टिक होंगे, मतलब आइदर आपको पैसा, शोहरत, रिकग्निशन मिलेगा, या नॉन मटेरियलिस्टिक रहेगा। कोई अवार्ड, मतलब भारत रत्न, भारत विभूषण, ऐसे करके अलग अलग रिवॉर्ड है। जैसे मैंने बोला, स्पोर्ट्स में, साइंस में, साइंटिफिक इनोवेशंस में, हर चीज़ में कहीं ना अलग अलग टाइप का रिवॉर्ड होता है। एक एजुकेशनल डिग्री मिलना भी एक तरीके का रिवॉर्ड होता है। जब आप अच्छा पढ़ाई करके मार्क्स लाते हो तो उसको भी एक तरीके से आप पॉजिटिव रिवॉर्ड ही बोलते हो जब आपको डिग्री मिलती है। लेकिन उसी जगह पे अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो फेलियर इज अ पनिशमेंट। तो नेगेटिव सोशल कंट्रोल भी होता है कि जब जब अगर आप
समाज के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं बिहेव करते हो तो आपको पनिश किया जाता है। ठीक है। अब हमने एग्जांपल लिया था ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग में हमने देखा कि जो कपल्स अपने कास्ट से बाहर जाके शादी करते हैं, जो अपने फैमिलीज के एक्सपेक्टेशंस के बाहर जाके शादी करते हैं, उनको मार दिया जाता है। उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स और उनके खुद के जो लोग होते हैं वो उनको मार देते हैं। करेक्ट। तो वो होता है नेगेटिव कि भाई कभी कभी अननेसेसरीली जो पुराने हमारे कस्टम्स हैं जो कि आउट अभी एक तरीके से वो आउट अभी आज के समाज में वो एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी उनको फॉलो किया जाता है। ये ऑर्थोडॉक्सी या फंडामेंटलिज्म जो बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स सोचते हैं, पुरानी सोच के लोग होते हैं, इसकी वजह से गलत भी होता है कभी कभी। उसीलिए हमारे पास लॉज भी है, हमारे हमारे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडियन पिनल कोड है, जो कि ऐसे सोशल क्राइम्स को, ऐसे सोशल इविल्स को, बॉम्ब लिंचिंग, ऑनर किलिंग, इसको रोकने की पूरी तरीके से हमारे अंदर प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। और आखिरी में हमने देखा कि डिवियंस क्या होता है, कि भैया जब भी कोई इंसान समाज के एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाके कुछ अलग ही बिहेव करता है तो उसको डिविएंट कहा जाता है। तो कई बार आप जब कुछ अलग बिहेव करते हो विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, तो कई बार आपको पनिश किया जाता है, लेकिन कई बार आपको रिवॉर्ड भी मिल सकती है। तो इस पे पूरी कंप्लीट थियरी है डिवियंस की, जब हम जाके आगे जाके हम पढ़ेंगे। मर्टन, रॉबर्ट मर्टन करके एक हैं बहुत बड़े थिंकर सोशियोलॉजी के, उन्होंने डिवियंस पे पूरी थियरी मेंशन की है और बहुत ही मज़ेदार थियरी है कि कौन कैसे कब बिहेव करता है। वो सोसाइटी की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं ऐसे बात करूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर वॉज अ डिविएंट, महात्मा गांधी वॉज अ डिविएंट। ठीक है। सारे जो लोग इन्होंने जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाए, राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने बोला सती बैन करो, दे वर डिविएंट, तब उनको डिविएंट माना गया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जब उन्होंने कहा कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो ये समाज में बिल्कुल ये एक्सेप्टेड ही नहीं था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, तो वो डिविएंट कहा गया। तो उनको स्टार्टिंग में पनिश किया गया, लेकिन अभी देखो पोस्टमोस्टली उनके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उनके नाम पे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, उनके नाम पे फंड्स हैं, उनके नाम पे पॉलिसीज हैं। तो इसी तरीके से जो एक ज़माने में डिविएंट माना जाता था, आज उस ज़माने में उसको डिविएंट नहीं, उसको नॉर्मल माना जाता है। तो हमने डिविएंस के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम क्या क्या देखेंगे? आज हम टोटालिटी में कि भाई सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, उसका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, उसका कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, और सबसे एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके भी फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप्स कौन से। तो चलिए आज का सेशन ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम करते हैं। सो बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? सोशल इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली अ मैकेनिज्म, ठीक है, और पैटर्न्स ऑफ सोशल ऑर्डर फोकस्ड ऑन मीटिंग सोशल नीड्स। समाज में जैसे मैंने आपको बोला कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं, यही पार्ट्स होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। एक कोई तो मैकेनिज्म होता है। देखो स्कूल क्या है, एक मैकेनिज्म है। कॉलेज क्या है, एक मैकेनिज्म है। मार्केट क्या है, एक मैकेनिज्म है। एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये एक मैकेनिज्म है। फैमिली क्या है, एक पैटर्न है। ठीक है। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ सोशल ऑर्डर, क्योंकि आपको एक सोशल फैमिली में अगर देखा जाए तो कर्ता जो होता है, हमारे फादर जो होते हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो देयर इज अ पैटर्न ऑफ सोशल ऑर्डर कि फैमिली के अंदर भी एक पैटर्न की तरह लोग एक दूसरे से बिहेव करते हैं, कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हर एक से एक बिहेव करने का पैटर्न होता है, जिसकी वजह से सोशल ऑर्डर उस फैमिली में मेंटेन रहती है। अगर गाली गलौज की होगी फैमिली में, कौन किसी को भी गाली देगा, तो वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, टेंशन हो सकते हैं। तो समाज में कई सारे ऐसे नीड्स होंगे जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि समाज में हमारे सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट नीड क्या होता है, कि सर्वाइवल, सोसाइटी का सर्वाइवल। जैसे मैंने बोला कि अगर सोसाइटी धीरे धीरे अगर डिटोरेट होती गई, वो सर्वाइव नहीं कर पाई, तो समाज खत्म हो जाएगा। तो समाज खत्म नहीं होने के कारण ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है अलग अलग, जैसे कि फैमिली, जैसे नौशा ने बोला फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, ऐसे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो समाज का कोई ना कोई तो ज़रूरत होती है, समाज में कोई ना कोई तो नीड होती है, समाज की कोई तो कोई ज़रूरत होती है, उसको वो फुलफिल कर रहे होते हैं। तो क्या है, देयर आर, जैसे मैंने बोला, देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि समाज की कोई ना कोई नीड फुलफिल कर रहे हैं। देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, जब वो समाज की कोई भी नीड फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो वो इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाता है। कि सती भी एक ज़माने में एक इंस्टीट्यूशन माना जाता था कि ऐसा, क्योंकि जो औरतों के हस्बैंड मर जाते थे तो जो विडोज विडोज रहते थे उनकी लाइफ बहुत बदतर होती थी। उनके बाल काट दिए जाते थे, उनको वाइट साड़ी पहननी पड़ती थी, एंड दे वर कर्स्ड। उनको समाज बहुत बुरी नज़र से देखता था, उनको किसी भी फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता था। तो इनको ऐसी ज़िंदगी से देना तो बेटर, लोगों को लगता था सती कर दो। एंड दे वर ऑल्सो वनरेबल,
कि विडोज जो होते थे दे वर ऑल्सो वनरेबल, कि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट ना करे। इसीलिए क्योंकि पतिदेव ही पति परमेश्वर थे, वही उस औरत का प्रोटेक्शन, उसका सब कुछ थे। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर उस वो औरत वनरेबल हो जाती थी समाज में। तो इसीलिए उनको सती चढ़ा दिया जाता था। तो लेकिन अभी वो नहीं रहा, क्योंकि नाउ दैट इज स्टुपिडिटी। नाउ सेकंड मैरिज, री मैरिज अलाउड है। अभी नो बडी हैज एनी ऑब्जेक्शन, किसी को कोई कुछ लगता नहीं है जब कोई डिवोर्स होके दूसरी शादी करता है, या कोई सपोज एक स्पाउस मर जाता है तो दूसरी शादी करता है, तो किसी लोगों को लगता है उल्टा, हाँ शादी हो गई, अच्छा हो गया, सेटल हो गया इंडिविजुअल। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट एक्चुअली हेल्प्स इन बिल्डिंग द सोसाइटी। सोसाइटी को बिल्ड करने में हेल्प होती है, सोसाइटी को बिल्टअप करने में मदद होता है, सोसाइटी सर्वाइव करने को मदद होता है, सोसाइटी ग्रो होने में हेल्प होती है। ठीक है, ऐसे धीरे 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 इंस्टीट्यूशंस बढ़ते जाते हैं, और जितनी मॉडर्न सोसाइटी होगी, जितनी सोसाइटी एडवांस होगी, उसके अंदर उतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे। एक ज़माने में तो फॉर्मल एजुकेशन था ही नहीं, स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे। जो फैमिली में पिताजी पढ़ाते थे या मम्मी पढ़ाती थी, वही वही हुआ करता था एजुकेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, स्कूल्स आ गए। अभी देखो सोशल मीडिया इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है? कम्युनिकेशन। अब वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है दैट डज नॉट मैटर, पर कम्युनिकेशन का फंक्शन बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है, कि आदमी आज अपने घर पे बैठे बैठे दुनिया में क्या चल रहा है उसको मालूम पड़ जाता है। कि भैया अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रही है, इंडिया में ऐसे सुशांत सिंह राजपूत की केस चल रही है। आप चाइना की बात कर लो तो चाइना और वियतनाम का कुछ इंटरनेशनल टेंशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी। हमने रशिया से, सॉरी, हमने फ्रांस से राफेल करके जेट्स ले लिए। तो ऐसे सब चल रहा होता है। अभी पाकिस्तान ने भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को टैकल करने के लिए, कि भैया वो ब्लैक लिस्ट में ना चले जाए, वो उनके ऊपर अभी प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग आउट प्रॉपर इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, जिसकी वजह से उनके कंट्री में टेररिज्म कम हो। तो उन्होंने भी अभी एक बिल पास कर दिया है, जिसकी वजह से उस देश में टेररिज्म एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। तो ऐसे सोशल मीडिया का भी कोई ना कोई तो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। ओके, now it is something that works according to rules। देखो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, दे वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये हमेशा याद रखना। जैसे अगर मैं फैमिली बोलूँ तो कोई ना कोई तो अनरिटन रूल्स होते हैं। स्कूल्स में तो रिटन रूल्स होते हैं। अगर आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे भी रिटन कोडिफाइड रूल्स होते हैं। अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हो, देश के लिए खेलते हो, तो देर इज ऑल्सो रूल्स कि आपको कैसे बिहेव करना है मीडिया के आगे। आप जाके हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की तरह करण जौहर के शो पे जाके कुछ भी बकर बकर करके आओगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जो दोनों सस्पेंड हो भी गए। लकीली अभी टीम मैनेजमेंट, या स्पेसिफिकली रवि शास्त्री और विराट कोहली का दोनों को बैकिंग है, इसके लिए वो आज टीम में है। अदरवाइज अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग फॉलो नहीं करेंगे तो लोग अपने फंक्शंस, अपने रोल्स, अपना स्टेटस ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। हमने देखा था स्टेटस और रोल्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, रविंद्र जी कुछ बोल रहे हैं कि कोई फेमस नॉवल है सोशल कंट्रोल पे, जोनाथन जोनाथन लिविंगस्टन सेग्युल बाय रिचर्ड बैक करके कोई है। तो जिनको इंटरेस्ट है ज़्यादा डिटेल में जाने की, वो किताब जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना काफ़ी है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रेगुलर और कंटिन्यूस ऑपरेशन, कंटिन्यूस एक काम करते रहते हैं। फैमिली का भी अपना काम नहीं रुकती। रोज हमेशा हमारी वाइफ या हमारी मदर, हमारी सिस्टर हमारे लिए खाना पकाएगी। रोज हमारे फादर जॉब पे जाएंगे, हस्बैंड जॉब पे जाएगा, या ब्रदर जॉब पे जाके काम करके आएगा। ये कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। बैंक्स हो जाए, कोई इंडस्ट्री हो जाए, कोई कंपनी, आईटी सेक्टर हो जाए। अब कोविड-19 में सब बंद पड़ गया है, लेकिन फिर भी अभी देखो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी, सर्टन इलाइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई ना कोई अपना काम जरूर कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल नहीं रुकते, क्योंकि दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का सर्वाइव होना, सोसाइटी के जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए ये सोशल इंस्टीट्यूशन हमेशा काम कर रहे होते हैं। बैक हमें पता भी नहीं चल रहा होता है, लेकिन ये काम धीरे धीरे हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हम ये काम करते रहते हैं। ओके, तो हमेशा ये सोशल इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन डिसाइड करता है? उस समाज का कल्चर, उस समाज का ट्रेडिशन, कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यू सिस्टम। ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करेगा। एक अमेरिकन फैमिली को अगर आप एक चाइनीज फैमिली से कंपेयर करोगे तो दोनों का फंक्शनिंग अलग होगा, क्योंकि रूल्स अलग होंगे। ठीक है, अमेरिकन फैमिली में एक बार बच्चा 18 साल का हो गया तो
he has to, or he or she has to take care of herself. She has to go outside or he has to go outside and work for herself. उसको कई बार ऐसे होता है कि ये बच्चों को अपना अपना एजुकेशन फंड करना पड़ता है, तो कई बार ये ऐसे वेटर के काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करके अपना एजुकेशन कंप्लीट करके आगे जाके अपने आप को कोई अच्छा जॉब मिलवाते हैं। ऐसे है अमेरिका में। लेकिन हाँ, अगर आप इंडिया की बात कर लो या चाइना की बात कर लो, तो बच्चा 30 साल का भी हो गया तो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता है, लेकिन उसके पिताजी उसको बोलते हैं बेटा तू पढ़ाई कर, मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ। कभी कभी फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, जब स्पेसिफिकली जब फाइनेंशियल क्रंच होता है तो कभी कभी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन 2 वक्त का खाना जरूर देती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो अमेरिकन वैल्यू सिस्टम, अमेरिकन कल्चर इज डिफरेंट देन इंडियन कल्चर। और सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो कल्चर के हिसाब से चलता है, क्योंकि कल्चर ही डिसाइड करता है कि रूल्स क्या होने वाले हैं। ठीक है। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो इंडिविजुअल्स पे कंस्ट्रेंट्स डालते हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेशन, सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। देखो, जिस फैमिली में आप रहते हो, जिस रिलीजन के आप बिलोंग करते हो, किस कास्ट को आप बिलोंग करते हो, उसके ऊपर आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपके कपड़े पहनने की स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, आप कौन सा लैंग्वेज से बात करते हो, आप किस तरीके से रहन सहन करते हो, आप कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेते हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि कैसे किस तरीके से आप बिहेव करोगे। तो कोई ये फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, मार्केट, ये आपके सोशल बिहेवियर पे एक लिमिटेशंस या एक तरीके का कंट्रोल लाती है। ठीक है। लेकिन उसी के साथ अपॉर्चुनिटीज भी देती है। अगर आप अच्छे से एजुकेशन लोगे, काफी अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होगा, अगर आप, आपकी फैमिली का बहुत अच्छा अच्छा बैकग्राउंड होगा कि भैया वो बहुत पॉलिटिकली पावरफुल है, इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, तो उतनी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी। तो ये इंस्टीट्यूशन एक तरीके से लिमिटेशंस भी डालता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपॉर्चुनिटीज भी देता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। दोनों होता है। वो आप पे डिपेंड होता है कि आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, रिस्ट्रिक्शंस को या अपॉर्चुनिटीज को, कंस्ट्रेंट्स को या आपके लाइफ के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को। तो आप पे डिपेंड होता है कि आप कौन सी चीज को टैकल करें, कौन सी चीज को कॉन्सेंट्रेट करें, रादर पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स, लेकिन दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस देना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए हैं इंस्टीट्यूशन के, जिसके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आते हुए लेक्चर्स में। फैमिली हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, दीज आर बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि जो कल्चरल वैल्यूज होते हैं सोसाइटी की, वो ये सारे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। ठीक है। ये तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी एक्सप्लेन कर दिया। इंस्टीट्यूशंस आर कनेक्टेड थ्रू स्टेटस एंड रोल। देखो, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर हर एक मेंबर का एक स्टेटस है और एक रोल है। और ये जब एक दूसरे से ये स्टेटस और रोल जब मेंबर्स ठीक तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस भी ठीक तरीके से काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आपके फादर हो जाए, वो अगर एम्प्लॉय भी है या एम्प्लॉयर है, हस्बैंड भी है, फादर भी है, सन भी है, तो ये जब अपना स्टेटस के हिसाब से रोल अलग अलग परफॉर्म करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम, फैमिली सिस्टम, रिलीजन का, सब सही तरीके से एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड होते हैं। और हर मेंबर जब अपना स्टेटस के हिसाब से बिहेव करता है और अपने रोल के हिसाब से काम करता है, तो इंस्टीट्यूशंस को आसानी होती है समाज के सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए। रविंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, वन अपियरिंग फॉर सिविल एग्जाम शैल रीड द बुक विच शुड द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस। जी बिल्कुल। जो ऑफिशियल बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिनको गवर्नमेंट में काम करना है, तो उनको पता होना चाहिए कि भैया कि एक इंसान जो जिसपे, क्योंकि वो पॉलिसी बनाने वाले, सो डेफिनेटली दोज पीपल शुड रीड सच बुक्स। लेकिन पहले यूपीएससी की पढ़ाई कर लो, क्योंकि जो सोशियोलॉजी की किताब है वो पहले पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोशल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये मैं आगे जाके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले वाले स्लाइड में। ठीक है। इट इज ऑल्सो, हाँ रंजीत, वही मैं समझा रहा हूँ कि वही सिलेबस इतना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, ऑप्शनल, एसे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, न्यूज़पेपर रीडिंग। इतना है कि जब ऐसी कोई किताब हो जो सिलेबस को लिंक्ड ना हो, तो उसको पढ़ने के लिए वक्त होना चाहिए। तो डेफिनेटली जब ऑब्वियसली जब आप ऑफिसर बन जाते हो, व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, तब आपके पास काफ़ी, देन यू कैन एक्सप्लोर सच बुक्स फॉर डेफिनेटली। पर जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो पहले इतना, आज के डेट में इतना यूपीएससी भी इतना अनप्रेडिक्टेबल, मैं हमेशा यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन कहता हूँ कि कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमेशा सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट करिए और सिलेबस के बाहर जाता जाइए मत, और जो फिक्स्ड किताबें होती हैं उसी को आप फॉलो करिए। ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ग्रेट प्रोविजंस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज।
कि भैया वो कल्चर हेरिटेज एक जनरेशन जो टू दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ अगले स्लाइड में। देखिए ये कैसे, ये क्यों होता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है। देखो सोशल इंटरेक्शन से जब आप एक दूसरे से करते हो तो जो कल्चर होता है वो ट्रांसफर होता है। जब फादर अपने बच्चे से बात करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी सोच, कहीं ना कहीं अपना वो अपनी लाइफ कैसे जिए वो बताते रहते हैं बच्चे को कि ऑनेस्टली रहो, करप्शन मत करो, अपना हेल्थ का ध्यान दो, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखो, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर। तो बच्चा जो होता है अपनी मदर या अपने फादर की तरफ देख के सीखता रहता है हमेशा। इट इज दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि बच्चों के आगे यू शुड बिहेव द बेस्ट यू कैन, क्योंकि बच्चे हमेशा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं आपसे कोई ना कोई कल्चर का एक वैल्यू, कोई सिस्टम आपसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। रजनी बोल रही अगर किसी की हॉबी रीडिंग है तो वो पढ़ सकता है फॉर अ चेंज। हाँ, फॉर अ चेंज आप पढ़ सकते हो। देर आर 6 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड 2 मेडिकल टाइप्स, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देम। जी बिल्कुल, पर्सनैलिटी चेंज करना मुश्किल है, लेकिन जब मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद जब तक वो बड़ा होता है टिल चलो हम ग्रेजुएशन पकड़ लेते हैं, तब का जो पर्सनल डेवलपमेंट हम उसको सोशलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, वो उस पे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं। अभी अब जैसे मेरी ये पर्सनालिटी, अब मेरी अब ये पर्सनालिटी, अब थोड़ा बहुत ही इधर उधर माइनर चेंज होगा, लेकिन जो मेरा इंग्रेन्ड है, कि जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरी पर्सनालिटी, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा जो आउटर क्रस्ट होता है मेरा वो चेंज होगा। लेकिन जब मैं बच्चा था, बच्चा लेके जब ऐसे बड़ा हो गया अभी इस एज में, तो अभी तो ऑब्वियसली मेरा नेचर बिहेवियर ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा जो मेरे बोलते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा पॉलिशिंग जरूरत है, वो मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी तो चेंज होना मुश्किल होती है, ठीक है। और जैसे एंड में होता है कि मॉरल वैल्यूज आर ट्रांसमिटेड। जब कल्चर की मैं जब बात करता हूँ तो ऑब्वियसली कल्चर के साथ मॉरल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन सब कुछ आ जाता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब मैं फंक्शंस की बात करता हूँ, फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जब मैं फंक्शंस की बात करता हूँ तो सबसे पहला फंक्शन है, अगर मैं बात करूँ तो दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। जैसे मैंने बोला, समाज में स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो करती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जुडिशरी, ये हेल्प करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हेल्प करती है कल्चर को ट्रांसमिट करने में, जैसे कि एजुकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है, जो आपकी फैमिली आपको देती है, आपका नेबरहुड, आपका, आपके रिलेटिव्स, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, उससे भी कल्चर ट्रांसमिशन होता है। उसके साथ मार्केट, मॉस्क, बस जर्नी में भी जब आप ट्रैवल करते हो, लोगों के साथ आप जब बात करते हो, तो तभी भी कल्चर ट्रांसमिट होता है। कि अगर आपके साथ कोई, आप महाराष्ट्रियन हो और आपके साथ अगर कोई राजस्थानी इंडिविजुअल बैठा है तो आपके कल्चर क्रॉस होते हैं। अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न का इंडिविजुअल बैठा है और कोई केरला का इंडिविजुअल बैठा है, तो फिर अगेन आपका एक तरीके से कल्चर ट्रांसमिट होता है। तो मैरिज कस्टम्स हो गए, मैरिज हो गई, लेबर सर्विस, जॉब करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है कहीं ना कहीं कल्चर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और जैसे मैंने कहा, सोशलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, उसके अलग अलग चीजें वो सीखते जाता है। क्योंकि जब मैं पैदा होता हूँ, मुझे समाज के बारे में कुछ पता नहीं होता कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, मैंने कपड़े कैसे पहनने चाहिए, मैंने खाना कैसे खाना चाहिए, मैंने ऑनेस्टी अच्छा है क्या, करप्शन अच्छा है। तो ये सारी चीजें आपको कौन सिखाता है? फैमिली, नेबरहुड, रिलीजन, मार्केट, एजुकेशन, पीयर, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीजें आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सोशलाइजेशन मतलब क्या? कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू आप सीखते हो बचपन से, ठीक है, वो ये सारे करते हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। जब मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो नॉर्मली हमारे दिमाग में एक ही आता है कि भैया बच्चा पैदा करना, वो एक रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया जब मैं फैमिली की बात करता हूँ। लेकिन अगर जब मैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो वो क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पावर। जब मैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिलीजियस बिलीफ, फेथ, वर्शिप। जब मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसे अलग 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 चीजें हैं जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक सेंस ऑफ पर्पस भी होता है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस देंगे क्वालिटी एजुकेशन, ओके। मार्केट क्या देगा? क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो हर एक जो इंस्टीट्यूशन होता है वो हमेशा अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है। और सबसे, जैसे जैसे मैंने आपको बोला, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे मैंने सबको आपको एंड में एक्सप्लेन किया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है जहां पे आपकी फैमिली, आपका एजुकेशन, आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका मैरिज और आप एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा
आपको चेंज कर रहे होते हैं, अननोइंगली नोइंगली आपको थोड़ा बहुत चेंज कर रहे होते हैं कि जिस एरिया में आप काम करते हो, जिससे शादी करते हो, जिस कास्ट को बिलोंग करते हो, रिलीजन को बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, कहीं ना कहीं आपकी सोच जो होती है, आपका पर्सनालिटी जो होता है ना, वो सारी इन चीज़ों पे डिपेंड होता है, कोई एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है फंक्शंस। ये मैंने बहुत ब्रॉड फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे ब्रॉड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके फंक्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए सब जन लिखिए कि व्हाट इज अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। मैंने ये कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि चलो फटाफट जो लोग अभी हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, चलो जल्दी जल्दी लिखो। गुड इवनिंग तनप्रीत। चलो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है तनप्रीत, लिखो व्हाट इज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। मोहन क्या होता है, रजनी, मोहिशा क्या होता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, रंजीत कहाँ गए। चलो जल्दी जल्दी, व्हाट इज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। देखो कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वो होता है जहाँ पे सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने अभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की, हर एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, और उस फंक्शन को परफॉर्म करने की वजह से सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से समाज में कंटिन्यूटी रहती है। वो हो गया फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो जब मैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से मैं जब बात करता हूँ, तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं कि with disrespect to old persons the transmission of culture was damaged। जी बिल्कुल। जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है इंडियन सोसाइटी का, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो ओल्ड ओल्ड लोग होते हैं, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, तो पुराने ज़माने में जो एक्सपीरियंस लोग हुआ करते थे, तो उनसे तो सीखना चाहिए कि भैया कैसे आपने अपना करियर किया, या कैसे आपने अपनी फैमिली संभाली, या कैसे आपने अपना लाइफ जिया। लेकिन आज के डेट में सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे, डोंट केयर अबाउट नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, वो सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, मोहन ने सही कहा कि फंक्शनलिस्ट जो होता है कि बेसिकली रूल जो भी है उसको ओबे करना, टू प्रमोट सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, वो समाज में सॉलिडारिटी मेंटेन करते हैं और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, चाहे वो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, चाहे वो फैमिली हो, रिलीजन हो, चाहे वो लॉ हो, फॉर्मल एजुकेशन हो, वो हमारे समाज में सॉलिडारिटी, मतलब सॉलिडारिटी का मतलब क्या है, हमारे अंदर एक कंसेंसस है, हमारे अंदर एक यूनिटी है, हमारे अंदर एक जुटता है। ओके, इसकी वजह से हमारा समाज में स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से जब मैं बात करता हूँ, तो उनका ये कहना है कि भैया जो भी इंस्टीट्यूशंस है, दे आर सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स, समाज के सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो आपके हिसाब से अगर आप फंक्शनलिस्ट है, तो पुलिस का रोल बताओ कि भैया पुलिस समाज में सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन कैसे करता है। तो इसका तो आंसर बहुत ही आसान है। ठीक है, जब भी मैं फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखता हूँ पुलिस की तरफ, चलो आंसर लिखो तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी मैं एक फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पुलिस की तरफ देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से यही होता है कि पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग सोशल बिहेवियर। पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। Police is very important for maintaining peace. Police is very important for security. Police is needed during specifically festivals like Ganesh Utsav, Devi, yeah, Diwali, everything. Bandobast is very much required. Without police, criminals will go haywire. Without police, there won't be any kind of stability in the society. पुलिस है, इसके लिए, इसके वजह से लोग रात को आराम से सो सकते हैं कि भैया कोई चोरी नहीं करेगा। चोर क्यों डरता है चोरी करने से? क्योंकि उसको डरता है कि भाई पुलिस वाले पकड़ ना ले। गुड इवनिंग मीनू, जल्दी आया करो, इतना लेट मत आया करो, सब जन टाइम पे आया करो, इतना लेट मत आना। तो पुलिस का काम, जब मैं फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वो पुलिस अपना काम सही तरीके से करती है, तो उसकी वजह से सोसाइटी में स्टेबिलिटी और एक तरीके से सॉलिडारिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, वो रहा पुलिस का काम। और जब मैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि भाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव किस पे ज्यादा फोकस करता है, चलो लिखो फटाफट कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ने जब ऐसे बोला है कि जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब मैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से हिसाब देखता हूँ, तो उनके हिसाब से क्लियर है भैया, समाज में क्लासेस हैं, वो एक दूसरे के साथ, देर आर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, वो डिफरेंट सोशल ग्रुप से एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज कम है तो क्या होता है कि स्ट्रगल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेंशन होता है, और इसको
कम करने के लिए, इसको, इस टेंशन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए चेंज लाना बहुत जरूरी है, रिवोल्यूशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्ल मार्क्स ने इन थियरीज को फॉरवर्ड करा, और कार्ल मार्क्स की वजह से आज के डेट में हम देख सकते हैं कि जो सोशोलॉजिकल ये हैं थिंकर्स हैं, वो कार्ल मार्क्स को काफी सोशोलॉजिकल थिंकर्स फॉलो करते हैं। मोहन बता रहे हैं कि पुलिस इज ट्रू कंट्रोल, फॉलो द लॉ, कंट्रोल क्राइम, करप्शन, मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, हेल्प टू ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी। बिल्कुल सही। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो होता है कि बेसिकली दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज सो दैट देयर इज मोर स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। ठीक है। तो जब मैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से, जब सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का एक नेगेटिव परसेप्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर, फैमिली, रिलीजन, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें जो है ये गलत तरीके से काम कर रही है। कैसे? ये, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, अगर मैं पुलिस पुलिस के हिसाब से पुलिस की बात करूं, अगर मैं बैंक्स की बात करूं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स जैसे फॉर एग्जांपल, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, मेरा और आपका जमता नहीं है, मतलब मेरा और आपका कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है जी, बिल्कुल, पुलिस शैल एग्जीक्यूट द रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सही। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, पुलिस हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए, ये जो कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये डोमिनेंट क्लास जो है, रिच क्लास, इलाइट क्लास जो है, डोमिनेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी, जो लोग डोमिनेट करते हैं सोसाइटी पे, इनको ये लोग सपोर्ट करते हैं। डोमिनेंट सोशल सेक्शंस, डोमिनेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, देखो, तो इनको ये फॉलो करते हैं भैया, वो फैमिली हो, वो रिलीजन हो, वो पुलिस हो। ठीक है। अगर जैसे अभी मीनू ने बोला कि करप्ट पुलिस भी रहते हैं, तो इस पे यही अगला जो क्वेश्चन है मैं पूछने वाला था सब लोगों को, कि वो ट्राइब रहे, कास्ट रहे, या करप्शन तो हर जगह पे है। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे समाज में से आते हैं कि जो ठीक तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का यही कहना है कि जब कोई सोशल इंस्टीट्यूशन होता है और जब वो अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, तो तब क्या होता है, देन दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। इसके लिए चेंज लाना जरूरी है। तो चलो, अगर आप एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से सोचते हो, ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस, कि पुलिस किस तरीके से गलत लॉ इम्प्लीमेंट करने के वजह से, जी रविंद्र जी बोल, नोबडी हैज एवर अंडरस्टूड एग्जैक्टली, कि जो पुलिस होते हैं वो रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करते हैं, करेक्ट। लेकिन सभी को यही लगता है कि भाई पुलिस, जो परसेप्शन है, जो मूवीज ने या मीडिया ने जो परसेप्शन पुलिस के खिलाफ बना रखा है कि इट इज वेरी बैड, पर अभी धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हो रहा है। सिंघम जैसे मूवीज आ रहे हैं, खाकी जैसे मूवी आ रहे हैं, या अभी सूर्यवंशी करके मूवी आ रहे हैं, सिम्बा करके मूवी आ रहे हैं, तो पुलिस की इमेज चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी लोगों को ये किया जा रहा है कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करो। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से जब हम सोचते हैं पुलिस के बारे में, तो जो अभी जैसे मीनू ने बताया, जैसे थोड़े बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया करप्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, तो गवर्नमेंट कई बार ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जो कि दैट इज नॉट सपोर्टिंग द पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जैसे अभी बहुत लोगों का डाउट आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत की केस में, कि क्या रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस कुछ और बोल रही है, बिहार की पुलिस कुछ और बोल रही है, सीबीआई की इंक्वायरी बोली जा रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ और बोल रहा है, बिहार गवर्नमेंट कुछ और बोल रहा है। सो और मीडिया उस पर पैसा कमा रही है। मीडिया को कोई लेना देना नहीं भैया, कौन मर गया, कौन जीता, को क्या जस्टिस किया, दे आर ओनली वरीड अबाउट देयर टीआरपी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है इन लोगों को, और कुछ नहीं करना है, इनका ये मेन मोटिव होता है, बाकी कुछ नहीं। तो जी हाँ, चेन के हिसाब से काम करते हैं, दे सपोर्ट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स गिव प्रमोशंस। जी हाँ, ये तो नेक्सस। अभी अगर वो विकास दुबे करके एक गैंगस्टर था जिसने 8 पुलिस वालों को मार दिया, अगर आपने वो न्यूज़ फॉलो की होगी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि उसने 8 पुलिस ऑफिशियल्स को मार दिया, तो किसी को, और उसको बाद में उसका एनकाउंटर हो गया। अभी एक तरफ ऐसा बोला जा रहा था कि उसने सरेंडर किया, मीडिया ने बोला, अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है सिर्फ पुलिस वालों को ही मालूम है, कि एक तरफ बोला गया कि उसने अपने आप को सरेंडर किया, और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। भागने की कोशिश करने के कारण उसको शूट कर दिया। तो मैंने बोला, अगर उसने सरेंडर किया तो वो भागने की कोशिश क्यों करेगा? मतलब ये सोचने वाली बात है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो
यू नेवर नो। इक्वालिटी इज फाइंडिंग अ ब्लैक कैट। हाँ सही है कि काले बिल्ली को एक अंधेरे में काली बिल्ली को ढूंढने जैसा है इक्वालिटी। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यही है कि इक्वालिटी मेंटेन करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। जी हाँ, मतलब बिल्कुल सही। कि एक्सपोज हो जाते कि भैया तब पता चल जाता, क्योंकि विकास दुबे का इंट्रोगेशन होता तो भैया कौन सा पॉलिटिशियन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन से पुलिस ऑफिशियल्स ने या कौन से इंडिविजुअल ने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये पुलिस ऑफिशियल आने वाले, किसी को उसका एग्जैक्ट नेचर पता ही नहीं चला। अभी सुशांत सिंह राजपूत की भी अगर आप केस की बात कर लोगे तो उसमें भी बहुत सारा डाउट है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे सवाल है, ऐसे इतने कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। और देखो, एक बात याद रखो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, ठीक है, या इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो, कुछ भी हो, उनको जो एविडेंस मिलते हैं वो जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो मीडिया के साथ शेयर नहीं करना होता है। दैट इज वन ऑफ द रूल्स कि वाइल जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तो पुलिस ऑफिशियल मीडिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब मीडिया को दिया जाता है एविडेंस तो मीडिया उस चीज़ को क्या करती है। मीडिया उस चीज़ की पूरे चिथड़े चिथड़े कर देगी और लोगों के अंदर एक ओपिनियन क्रिएट करेगी, मीडिया ट्रायल चलना चालू हो जाएगा, और अगर जेन्युइनली कोई इनोसेंट इंडिविजुअल है उसको सजा हो जाएगी, या कोई जिसको सजा होनी चाहिए वो छूट जाएगा। ठीक है। तो आपने वो रुस्तम मूवी देखा होगा, रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार का मूवी था वो, बहुत ही बढ़िया, नानावटी केस बहुत ही फेमस केस थी। तो उसमें यही दिखाया था कि कैसे मीडिया मीडिया कैसे ये करता है, मीडिया कैसे प्ले करता है माइंड्स, जो जजेस के माइंड्स को, क्योंकि वो भी इंसान है, वो रोबोट्स तो है नहीं। तो इसीलिए अच्छा, मीनू बोल रही कि एसएसआर के सीबीआई के पास जाएगी तो एक्सपोज हो जाएगा। मीनू ऐसा कुछ नहीं है, सीबीआई कोई दूध के धुले नहीं है। अगर आप आरुषि तलवार केस जो हुई थी नोएडा में, वो लड़की मारी गई, सीबीआई ने कुछ अलग रिपोर्ट बनाया, यूपी पुलिस ने कुछ अलग रिपोर्ट बनाया, एंड एड सर नो ऑडियो वीडियो। नौशा रिफ्रेश करो, नौशा रिफ्रेश करो। तो ऐसे सिचुएशंस में आरुषि तलवार केस, अगर आप आरुषि तलवार केस को अगर आप याद करोगे तो उसमें सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी। क्या हुआ, सीबीआई ने एक रिपोर्ट बनाया, यूपी पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाया, जो नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट था उन्होंने उसके जो पिताजी थे आरुषि तलवार को उसको सजा दी। लेकिन जब उन्होंने हायर कोर्ट में अपील किया तो उन्होंने बोला कि एविडेंस सफिशिएंट है, उनको छोड़ दिया डॉक्टर तलवार को। क्या हुआ, सीबीआई आया, इतना इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीबीआई सब सब डिस्कशन हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हु किल्ड अरुषि, उसके ही घर में, जहाँ पे सिर्फ वो नौकर, उसके माता पिता और वो थी, सिर्फ घर में 4 ही लोग थे। तो नौकर की बॉडी ऊपर मिली छत में पानी की टंकी में, और आरुषि की डेड बॉडी उसके ही बेड में थी, उसका गला काट दिया था। किसने मारा किसी को नहीं मालूम, घर में 4 ही लोग हैं और घर लॉक्ड है। अब उसमें कितने सारे चीजों को उन्होंने भेल, उस पर पिक्चर भी आ गए, उस पर लोगों ने पिक्चर बना के पैसे भी कमा लिए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी। वो दोनों, मतलब कोई अगर पेरेंट है जिसने अपनी डॉटर खो दी, वो थोड़ी ना अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को इतना एक्सपोज करेंगे। अपनी अपनी इतना इतनी बुरी घटना हो गई, अपने घर में एक लड़की मर गई, वो उस चीज से पैसा कमाएंगे। तो दिस इज वेरी वियर्ड। तो अभी अगर सुशांत सिंह राजपूत केस में भी अगर सीबीआई आती तो मैं, क्योंकि सीबीआई भी कोई दूध का धुला तो है नहीं, उसमें भी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, वो इट इज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, अगर आपको विश्वास नहीं रखना है तो किसी भी में मत रखो, फिर सीबीआई जस्टिस करके देगा इसकी क्या गारंटी है, किस पे भरोसा करोगे, ऐसा है। मोहन कुछ बोल रहा है, व्हेन अ पुलिस इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्राइम रेट ग्रोइंग, सोशल कंट्रोल इज इन्फ्लिक्ट ऑफ सोसाइटी लाइक करप्शन इंक्रीज, नॉट मेंटेनिंग कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, नॉट ओबे एनीबॉडी, लॉ रेगुलेशन ऑल्सो, इज इट राइट सर। देखो, जब पुलिस जब नहीं नहीं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ये बोलते हो तो ये नहीं कि पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, पुलिस अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में पुलिस ठीक तरीके से काम कर ही रहा है, लेकिन वो इस तरीके से काम कर रहा है कि जो डोमिनेंट क्लास है हमारे समाज का, जो रिच क्लास है, जो पॉलिटिकली पावरफुल क्लास है, जो इलाइट सेक्शन है हमारे समाज का, उनको वो सपोर्ट कर रहा है, उनको वो बचा रहा है, उनको वो सपोर्ट कर रहा है। जैसे अभी एसएसआर में बोला जा रहा है कि वो बहुत बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, कोई पॉलिटिशियंस है, कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, या खुद अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है इसके डेथ में। तो इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो डोमिनेंट सेक्शन है हमारे समाज का। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से जब मैं बोलता हूँ, पुलिस इज परफॉर्मिंग इट्स रोल। ऐसा नहीं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, वो लॉज भी नहीं तोड़ रही है, रूल्स भी नहीं तोड़ रही, लेकिन इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है कि जो डोमिनेंट सेक्शन है उसको सेफ गार्ड कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। लॉज भी ऐसे बनाए जा रहे हैं कि वो सिर्फ डोमिनेंट क्लास को सपोर्ट करे रादर देन पुअर क्लास। तो ऐसे
कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मैं कहना है। तो इट इज़ नॉट ओनली वन पर्सपेक्टिव, ऐसा आउटराइटली आप नहीं बोल सकते। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। आप कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट, पुलिस, सीबीआई कुछ कोई काम नहीं करता, और कंप्लीटली आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि ये बढ़िया काम कर रही है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा पूरा फेथ। ये भी बोलना गलत है। यू शुड बी स्पेक्टिकल, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। करेक्ट, रजनी ने बिल्कुल सही कहा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी क्रिटिसाइज कॉप्स ऑल द टाइम, दे आर सर्विंग आवर नेशन डे एंड नाइट विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर फैमिलीज। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई वी आर सेफ। रजनी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी कोविड-19 में देख लो, देखो पुलिस वालों ने कितना काम किया है। एंड सडनली अब एसएसआर का केस आ गया तो सब जन बोल रहे हैं कि पुलिस वाले इनएफिशिएंट है। मतलब दिस इज स्टुपिडिटी, एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। और बहुत लोग, हाँ ये भी हुआ तो कितने, अभी ये जो 26/11 अटैक हुआ उसमें कितने बड़े बड़े ऑफिशियल्स की जान चली गई, सब भूल गए। वही वही मुंबई पुलिस थी 26/11 में जहाँ पे लोग मर गए अटैक्स में। तो उस वो उसके बारे में नहीं। अभी ये सुशांत सिंह राजपूत के अब कोई भरोसा नहीं कर रहा, और ये क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ मीडिया टीआरपी, बिकॉज मीडिया इज करप्ट। इसके बारे में मेरे को कोई डाउट नहीं है, मीडिया इज एब्सोल्युटली करप्ट। मैं किसी को मुंह पे बोल दूंगा कि भाई तू दोनों तरफ से पैसा खा रहा है, मेरे से बोल बच्चन मत कर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अलग अलग टाइप्स हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के, जैसे मैंने बोला टाइप्स, एक फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है। रजनी कुछ बोल रही, अगर वो भी घर में बैठ जाए तो मैं मजा आ जाए, जो उनको बोलते हैं सब चुप हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल भैया, अगर पुलिस वाले ही नहीं आएंगे तो किसके पास बचाओ बचाओ करने, किसको जाओगे प्रोटेक्ट करने के लिए? अगर वो, अगर खुद प्रोटेक्ट करने वाला इंसान ही बोल रहा है कि मुझे क्या करने लेना देना है, भाड़ में जाओ, तो अगर ऐसी चीज हो गई तो फिर तो भैया लोगों की तो वाट लग जाएगी। जैसे मैंने बोला कि क्राइम बिंदास, लोग चोरी करेंगे, मर्डर कर देंगे, कुछ भी होने से लगेगा, उस बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऑब्वियसली बहुत आसान होता है बोलना, लेकिन जब हम खुद उस प्लेस में होते हैं, जब हम खुद जब ऑफिशियल्स होते हैं, जब हम खुद नौकरी कर रहे होते हैं, जब हमें खुद वो करना होता है, तब लोगों को समझ में आता है कि बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। डीजेनरेशन ऑफ वैल्यूज, एग्जैक्टली, वैल्यू सिस्टम डीजेनरेट होते जा रही है, और इसके पीछे का रीजन बहुत है, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। ओके रजनी, आई सपोर्ट यू इन दैट एस्पेक्ट। आपका आप लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, और दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल, स्ट्रांग माइंडेड पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, वो बिल्कुल अपना काम करते रहते हैं। भैया आप क्रिटिसाइज करो मत करो, हम काम करते रहेंगे, यही एटीट्यूड रहता है, और यही उनको उसी उसी चीज़ की उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये तो होते रहेगा, इट्स लाइफ, पर हम अपना काम करते रहेंगे। और जब अप्रिशिएट करना होता है तब हम डेफिनेटली हम भी अप्रिशिएट करते हैं। कोविड-19 में हमने अप्रिशिएट किया था, लेकिन एट द सेम टाइम हमको बैलेंस करना भी जरूरी है। Some cops perform their duty honestly, but public offers them money. वो तो पब्लिक की गलती है भैया। हम जब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो फाइन होती है 200 रुपये। हम बोलते हैं सर कहाँ 200, मेरे पास 200 है नहीं, 50 ले लो और छोड़ दो, तो आप ही पैसा दे रहे हो। जी बिल्कुल, मीनू ने बिल्कुल सही कहा कि भैया पब्लिक भी इक्वली करप्ट है। ठीक है, तो ये उसके टाइप्स है सोशल इंस्टीट्यूशंस के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमने इस पे बात की थी। जब इनफॉर्मल होता है तो उसमें पर्सनल रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फेस टू फेस एसोसिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर जब मैं फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो वहाँ पे कोडिफिकेशन होता है, सिस्टमैटिक रिलेशंस होते हैं, इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, ज़्यादा आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में। तो इनफॉर्मल कौन से हैं? फैमिली, रिलीजन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, मॉरल वैल्यूज़, ये सारी जो चीज़ें ये इनफॉर्मल होती है, जो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर रही होती है और आपको अपॉर्चुनिटीज भी दे रही होती है। लेकिन जब मैं उसी जगह पे जब मैं फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, पॉलिसीज, राइट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड वर्क। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम ये सारी चीज़ों को हम फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक पैटर्न होता है बिहेव करने का। इट्स अ पैटर्न इन विच यू हैव टू गो टू स्कूल, इट्स अ पैटर्न इन विच यू हैव टू बिहेव इन स्कूल, कॉलेज, और वेयर यू आर वर्किंग, जहाँ पे आप काम करते हो, तो आपको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक तरीके से ऐसा बिहेव करना होता है कि जहाँ पे आपको वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना होता है। आप हर जगह पे पर्सनल नहीं हो सकते, आप हर जगह पे प्रोफेशनल भी नहीं हो सकते। यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द बोथ व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अगले फ्यूचर में जो मेरे सेशंस होंगे तो उसमें हम बेसिकली ये सारे जो मैं अभी बता रहा हूँ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि फैमिली, मैरिज और किन्सिप, तो मेरा अगला सेशन जो होने वाला है मंडे को लूंगा। कल कल तो 15 अगस्त है, छुट्टी, फिर संडे, तो तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए सबको, सब छुट्टी के माहौल में थोड़ा मूड में है। तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, तो मंडे को मोस्टली मैं पॉलिटी भी स्टार्ट कर दूंगा।
तो जो हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी का 8 बजे, वो होगा फैमिली, मैरिज और किनशिप। इस इंस्टीट्यूशन पे हम फोकस करेंगे। रविंद्र जी बोल रहे हैं कि द डेफिनेशन ऑफ करप्शन डिपेंड्स ऑन स्टेक होल्डर्स अप्रोच। बिल्कुल, जो भी इंसान होता है जिसको कोई डिस्प्यूट हो, जो पुलिस ऑफिशियल के पास जाता है, अगर उसको अपनी फाइल भी जल्दी आगे सरकानी हो, उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जल्द से जल्द, तो वो क्या करेगा? नो, ये लो भैया थोड़ा 100 रुपये, 500 की पत्ती, 200 की पत्ती ले लो, मुझे मेरा डॉक्यूमेंट दे दो। आपका काम हो जाता है, यू डोंट वरी, यू आर लाइक ओके मेरा काम हो गया। लेकिन जब तीसरा इंडिविजुअल जब उसको देखता है कि यार ये इसको 100 रुपये दे रहा है, इसकी वजह से इसकी फाइल जल्दी मिल रही है, तो वो उसको 100 रुपये नहीं देने, उसके लिए वो करप्शन हो जाता है। लेकिन जो दे रहा है उसको नहीं है वो करप्शन। ये तो चलता है यार, दिस इज अ लाइफ, दिस इज वे ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ आवर नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो उसको प्रॉब्लम होती है जो नहीं दे पाता है। जो दे पाता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इज लाइक ही इज हैप्पी कि ठीक है भाई ये लो, वी डोंट लाइक, वी आर कूल विद इट, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखने का नजरिया होता है कि आप किस नजरिए से उसकी तरफ देख रहे हो। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिटिक्स, जहाँ पे हम अगले से ट्यूसडे को लेंगे पॉलिटिक्स। फिर इकोनॉमिक्स पे हम बात करेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट के हिसाब से। अभी देखो, कोविड-19 में इकोनॉमिक्स को ज़्यादा अच्छे से एम्फोसाइज कर सकते हैं क्योंकि मार्केट बंद है। तो कितने सारे हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए, हम फालतू चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं। फालतू मतलब, नहीं तो हॉटलिंग होती थी, घूमना होता था, कोई भी अननेसेसरी चीज़ को हम खरीदते थे। लेकिन अभी जॉब जा रहे हैं, सैलरी कट हो रही है, बच्चों की स्कूल की फ़ी तक नहीं भर पा रहे हैं लोग। तो सारे अननेसेसरी खर्चे, जो बोलते हैं कि चलो 40% ऑफ है, खरीद लो कपड़े, नहीं हो रहा है अभी। सडनली ये चेंज हो गया सब कुछ। तो मार्केट सिचुएशन चेंज होने की वजह से आपके सोशल बिहेवियर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये क्लियर दिख रहा है। नाउ यू आर वेरी मच, आपको पता भी चल गया कि ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू डू सो मच ऑफ थिंग्स एट वन गो। इतनी चीज़ें, फालतू चीज़ें हम क्यों खरीद रहे थे? इंपॉर्टेंट क्या है? 2 वक्त का खाना, यही इंपॉर्टेंट है सबसे लाइफ में, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ को हमें पढ़ाई। उसके बाद रिलीजन के बारे में हम बात करेंगे, रिलीजन का क्या रोल है। एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है हमारे समाज में। ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस का बेसिकली क्या क्या काम है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो मंडे को जो होने वाला है सेशन, उस पर हम फैमिली पे डिस्कस करेंगे। और मैं पॉलिटी पे भी स्टार्ट करने वाला हूँ मंडे से, तो पॉलिटी पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडियन की, भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है। तो उसको हम विल टेक इट ऑन मंडे की, जब पॉलिटी पे कैसे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई एवरी वन डिस्कस करप्शन ऑफ अदर्स, वॉट अबाउट सेल्फ। बिल्कुल सही, हम सब करप्ट है, सब कहीं ना कहीं थोड़ा ना करप्शन होता ही है। जैसे मैंने बोला, करप्शन इज नॉट ओनली अबाउट टेकिंग ब्राइब्स। करप्शन का डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है कि आप कोई भी, आपके अंडर थोड़ी सी अथॉरिटी, उस चीज़ को आप ऐसा यूज़ कर रहे हो जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप उसको अब्यूज़ कर रहे हो, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, कोई मैलाफाइड इंटेंशन है, वो भी करप्शन ही है। आप अपने अथॉरिटी कि अपने रिलेटिव को फ़ायदा हो, अपने फ्रेंड को फ़ायदा हो, अपने नेबरहुड के में